सभी को मेरा नमस्कार। मैं विमलेश पुनिया एक बार पुनः सभी का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज जो हम इकाई पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम संधि। बच्चों या फिर दोस्तों, ये जो संधि है वह संधि भाषा की रीढ़ होती है। जैसे हिंदी की बात करें तो उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और संस्कृत की अगर बात करें तो उसमें भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये रहती है कि जैसे ही संधि के बारे में हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं या संधि के बारे में हम जान लेते हैं, तो उसके बाद में हम शब्द बनाना है वो सीख जाते हैं, और काफ़ी शब्दों के अर्थ है वो भी हम जान जाते हैं। तो मूल रूप से अगर कहें कि भाई किसी भी चीज़ को अगर जानना है, किसी भी शब्द या शब्द के अर्थ को जानना है, उसके विशेष अर्थ को जानना है या उसके शाब्दिक अर्थ को जानना, तो संधि को जानना जरूरी होता है। आज जो इकाई संधि है उस संधि के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं। और संधि में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन बातों के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। तो हमारे सामने जो टॉपिक है उसका नाम है संधि। अब देखो, छोटे बच्चों के दिमाग में इसको कैसे बिठाया जाए, और या फिर जैसे अगर बात करें कि भी ऊंची क्लासों में है वो भी हम इसको कैसे सीखें, कैसे इसके जो उदाहरण आते हैं उनके टुकड़े करें, या फिर कोई नियम अगर पूछ लेता है या फिर किसी भी संधि की परिभाषा अगर पूछ लेता है तो कैसे वो हमारे याद रहे। बिल्कुल थोड़े से समय में है वो हम इसका पूर्ण ज्ञान है वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो आपको बिल्कुल कॉपी पेन है वो लेकर के बैठना है और उसके ऊपर ध्यान देना है। जैसे जैसे जो शब्द आते हैं उन शब्दों को आपको उतारना है। कोई भी परिभाषा अगर आती है तो उसको भी हमें समझना और समझने के साथ साथ में कॉपी में उतारना है। नहीं तो ये जो ऑनलाइन क्लासेज है वो ऑनलाइन क्लासेज ही बन के रह जाएगी, यानी ऑफलाइन जैसा मज़ा है वो नहीं आएगा। और बिल्कुल कॉपी पेन में अगर लिखोगे तो पूरा मज़ा आएगा। तो हम सबसे पहले जो शब्द वो लेकर के आ रहे हैं संधि। इस संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो उसका मेल होता है। मतलब संधि किसको कहते हैं? मेल होने को संधि कहते हैं। पढ़ा भी होगा सामाजिक ज्ञान में, या फिर काफ़ी चीज़ों में हम जानते भी हैं कि अमुक व्यक्ति की अमुक व्यक्ति के साथ संधि होगी, या अमुक राजा की अमुक राजा के साथ संधि होगी। मतलब उन दोनों का आपस में मेल हो गया, लड़ाई झगड़ा वो मिट गया। अब हम हिंदी और संस्कृत में भी ऐसा एक चिन्ह है, एक सिंबल प्रकट करते हैं, और इस चिन्ह के आगे पीछे कुछ वर्ण हैं, कुछ ध्वनियाँ हैं या कुछ शब्द वगैरह हैं वो रखते हैं। अब इस सिंबल को जैसे हम जोड़ भी कह सकते हैं, प्लस भी कह सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए आप धन भी कह सकते हो और जमा भी कह सकते हो। तो आप ये कहोगे कि जैसे मान लीजिए दोनों ध्वनियों में व वर्णों में अगर मेल नहीं होगा तब तक वो दूर दूर रहेंगे, लेकिन जैसे ही मेल हो जाएगा तो वो एक शिरोरेखा के नीचे आ जाएंगे। तो शिरोरेखा के नीचे आते ही उन ध्वनियों की आपस में क्या होगी? संधि होगी। तो हम कह सकते हैं कि संधि का जो शाब्दिक अर्थ वो मेल होता है, या फिर आप कह सकते हो कि मित्रता होता है, मित्रता। और ये जो हिंदी और संस्कृत में जो संधि होती है वो संधि होती किसमें है? या तो आप कहोगे कि ध्वनि में होती है, और ध्वनि नहीं तो आप कहोगे वर्णों में होती है। तो वर्ण या ध्वनि में जो है परिवर्तन जब पैदा हो जाता है या विकार जब पैदा हो जाता है तो उसका नाम संधि होता है। चाहे कोई बड़ी मात्रा या उसकी छोटी मात्रा भी अगर बन गई, या फिर कह सकते हैं कि जैसे बड़ा स्वर आया है उसका ह्रस्व स्वर भी अगर बन गया तो वो भी संधि है। जैसे घोड़ा जोड़ दौड़ है, इस शब्द को आप अगर मिलाते हो तो घुड़दौड़ हो जाता है, तो ये भी क्या हो गई? संधि हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि भी ध्वनि है उसका परिवर्तन हुआ है। कान जोड़ कटा है कनकटा बनाते हैं, नाक जोड़ कटा है नकटा बनाते हैं। तो इसमें भी क्या था कि कुछ ध्वनियों का लोप हो जाता है। लोप हो गया तो वो परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया तो उसके बाद में जैसे कहें हम की वजह से कान और कटा शब्द काम में लिया तो शब्द बना दिया हमने कनकटा। ये शब्द अगर बना दिया तो इसमें देखो कि आ है वो आ हट गया। अब इस नए ने और निकटता वो प्राप्त कर ली। पहले तो जो मेल कर रखा था वो आ के साथ में मेल कर रखा था, लेकिन अब आ हट करके यहाँ ए रह गया। ए रह गया तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगी? संधि होगी। तो मूल रूप से हमें ये जानना है कि किसी भी ध्वनि में अगर परिवर्तन पैदा हो जाएगा तो उसी का नाम क्या हो जाएगा? संधि हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा हम जान सकते हैं। वर्णों या ध्वनियों के मेल में हुए परिवर्तन को
हुए परिवर्तन को, या यहाँ पे न परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कहते हैं कि अब बिल्कुल ही तो नाम जान गए कि भाई वर्णों या ध्वनियों के मेल में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का नाम क्या है, कि वर्णों या ध्वनियों के मेल में हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। बिल्कुल सटीक तरीके से हमने जान लिया। अब वर्ण अगर आएगा तो एक तो आएगा नहीं, एक से अधिक आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि दो या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो किताबों में हमने पढ़ा हुआ कि दो या दो से अधिक वर्ण और ध्वनियों के मेल में हुए परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब संस्कृत में अगर मान लीजिए कई बार आपके तक्षी सातवीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जैसे मान लीजिए जिसने संस्कृत ले रखी है उसमें भी प्रश्न निकल करके आ जाता है कि भाई संधि का दूसरा नाम क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि संधि का दूसरा नाम है वो हम संहिता भी कहते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए संहिता नहीं कहोगे तो उसका नाम आप सन्निकर्ष भी कर सकते हो, सन्निकर्ष। तो ये बात तो उसके संस्कृत के संदर्भ में जाते हैं। यहाँ हम हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी के संदर्भ में ये जानना है कि दो या दो से अधिक ध्वनियों और वर्णों के मेल में आए परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो परिवर्तन होना आवश्यक है। अब एक बात का विशेष ध्यान रखोगे, समास जो होता है उस समास में ध्वनियों का परिवर्तन न होकर के शब्दों का परिवर्तन होता है, जबकि संधि जो होती है उसमें ध्वनियों का परिवर्तन होता है। तो ये विशेष रूप से जाने कि भाई ध्वनियों में जो परिवर्तन पैदा हो जाएगा तो उसका नाम संधि हो जाएगा। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो वो संधि नहीं बनेगी, वो शब्द बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए अपने सामने नाम आया कि भाई एक शब्द है दै में हमने जोड़ा जैसे ई, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने कै जोड़ दिया, कै के बाद में अगर नाम आया तो वो ए आया, ए के बाद में मैं है, मैं के बाद में जैसे बै है, बै के बाद में ए है और ए के बाद में रै। अभी ध्वनियाँ 3 इधर हैं, उसके बाद में जैसे मान लीजिए 5 इधर हैं। अब इनको जैसे हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में जैसे या फिर इनका मेल करते हैं तो दिक बन जाता है, और उसके बाद में जैसे मान लीजिए इसको हम जोड़ते हैं, मतलब आगे वाले शब्दों को हम जोड़ते हैं तो हमारे सामने शब्द वो अंबर बन जाता है। अब यहाँ किसी का भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन वर्णों का मेल तो हुआ ना। अब यहाँ भी हम कह सकते हैं कि भाई वर्णों और ध्वनियों का मेल हुआ है, और मेल होने के बाद में परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब ये बना है शब्द, और यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये क्या बना है, शब्द है। तो वर्णों के मेल में परिवर्तन जब पैदा हो जाएगा तो उसका नाम संधि हो जाएगा। परिवर्तन अगर नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अब देखो जैसे इस दिक और अंबर को हमने जोड़ा और शब्द हमारे सामने दिगंबर बन गया। अब दिगंबर जैसे ही बन गया मतलब कै का गै बन गया। अब गै कब बना, जब ए के संपर्क में आया। ए के संपर्क में आते ही इस कै का गै बन गया। गै बन गया तो यहाँ परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया तो यहाँ क्या बन गई, संधि बन गई। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब शब्द बनेगा। तो परिभाषा में थोड़ा सा ही अंतर कि वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं और वर्णों के मेल में आए परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कई शब्द आते हैं जो संधि युक्त शब्द आते हैं, उनको हम पद कहते हैं। पद क्या कहते हैं, उसको पद कहते हैं। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए उन शब्दों के टुकड़े अगर किए जाते हैं तो उसका नाम विच्छेद होता है। विच्छेद कई बार जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास में प्रश्न ही उठा करके पूछ लेता है कि संधि और समास में कोई 3 अंतर लिखिए, संधि या समास में कोई 2 अंतर लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि संधि में जब शब्द के टुकड़े किए जाते हैं तो उसको विच्छेद कहा जाता है, और समास में जब शब्द के टुकड़े किए जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, विग्रह होता है। लेकिन एक विशेष बात और ध्यान देनी है कि संधि का कभी भी अगर विलोम पूछ लेता है, विलोम आता है, काफी बार प्रश्न आता है 10वीं 11वीं 12वीं कंपटीशन सब में प्रश्न वो पूछते हैं कि विलोम अगर पूछता है इसका, तो संधि का जो विलोम होता है उसको हम विग्रह कहते हैं, विग्रह। जबकि विग्रह जो होता है वो समास में होता है, लेकिन विलोम शब्द अगर करोगे मतलब संधि का विलोम अगर करोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई वर्ण या ध्वनियों के मेल में आए परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि में जब पद के या शब्द के टुकड़े किए जाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, विच्छेद होता है। शब्दों के मेल में परिवर्तन होता है उसका नाम समास होता है, और समास में जब पदों के टुकड़े किए जाते हैं तो उसका नाम विग्रह होता है। फिर उसके बाद में संधि के भेदों की चर्चा करते हैं। तो हिंदी के संदर्भ में जब संधि के भेद जाने जाते हैं तो 3 भेद हम पढ़ते हैं। 3 भेद में बात हम करते हैं, जैसे कहीं पर ए आ की, तो कहीं पे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कै ख गै की, और कहीं पे बात करते हैं विसर्ग की।
तो इस आधार पर विद्वानों ने इसके जो 3 भेद बताए, उन 3 भेदों में सबसे पहले जैसे मान लीजिए बच्चे को बार खड़ी सिखाई जाती है, तो उस बार खड़ी में ए आ सिखाए जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि ए आ होते हैं वो स्वर होते हैं, बिल्कुल कह सकते हो, होते ही। फिर उसके बाद में उसको क ख ग घ ये सिखाया जाता है, जिसका नाम व्यंजन होता है, व्यंजन। और व्यंजन के बाद में उसको जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, स्वर भी सीखेगा, व्यंजन भी सीखेगा। और सीखना और लिखना बच्चे के लिए बहुत हार्ड होता है, तो वो रोता है, और रोता तो हम कह सकते हैं कि दोनों आंखों से पानी टपकता है, और पानी टपकता है तो उसकी स्थिति ये होती है, ये स्थिति होती है। अब इसका नाम विद्वानों ने क्या दे दिया साहब, विसर्ग दे दिया। और इस आधार पे हम कह सकते हैं कक्षा 6 के बच्चे को समझाने के लिए, या फिर जैसे मान लीजिए 6 नहीं है तो 7 के बच्चे को समझाने के लिए कि भाई संधि के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद होता है वो स्वर संधि होती है, दूसरा भेद होता है वो व्यंजन संधि होती है, और तीसरा जो भेद होता है वो विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि। ये हमने जाने भेद। अब स्वर संधि की पहचान हम कैसे करें, बिल्कुल इसी तरीके से व्यंजन संधि की पहचान हम कैसे करें, विसर्ग संधि की पहचान वो हम कैसे करें, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों साथियों, स्वर संधि वहाँ होती है जहाँ इस जोड़ के निशान से पहले, इस जमा के निशान से पहले स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, यानी दोनों तरफ स्वर अगर होगा तो वहाँ स्वर संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि की विशेषता ये होती है कि किसी एक तरफ अगर व्यंजन होता तो यह संधि व्यंजन होती है। अब व्यंजन चाहे जोड़ से पहले आ जाए तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन अगर पहले आ गया तो बाद में चाहे कुछ भी आ जाए संधि व्यंजन ही होगी, कि भाई बाद में व्यंजन आ गया तो भी व्यंजन संधि होगी, और बाद में अगर मान लीजिए यहाँ स्वर आ गया तो भी व्यंजन संधि होगी। तो एक तो व्यंजन संधि की विशेषता ही होगी। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम कहें दूसरी विशेषता और जाने कि अगर पहले स्वर आ गया, अब पहले स्वर आ गया तो इसके बाद में हमेशा व्यंजन ही आएगा, क्योंकि बाद में स्वर नहीं आ सकता, क्योंकि पहले स्वर अगर आ गया बाद में भी अगर स्वर आ जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, स्वर संधि हो जाएगी। उसके बाद में जब विसर्ग की बात करते हैं तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि पहले विसर्ग होना जरूरी है, बाद में चाहे कुछ भी आए। तो पहले विसर्ग होगा और बाद में चाहे स्वर हो या फिर व्यंजन हो, विसर्ग संधि हो जाएगी। तो सामान्य रूप से हमें परिभाषा को कैसे जानना, एक जैसे मान लीजिए कक्षा 6 के बच्चे को कैसे याद करवाना। तो सबसे पहले ये चीजें तो उसके सामने है, वो आनी जरूरी है। अब जैसे सभी स्तर के बच्चों को कैसे याद हो उसके लिए हमें ध्यान देना है, परिभाषा कैसे हम बनाएं। तो आप कह सकते हो कि भाई स्वर संधि वहाँ होती है जहाँ जोड़ से पहले या विच्छेद से पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो। अगर मान लीजिए पहले विसर्ग आ जाएगा और बाद में स्वर या व्यंजन में से कुछ भी होगा तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। एक तरफ व्यंजन आ जाएगा चाहे किधर भी आ जाए, जरूरी नहीं है दोनों तरफ ही आए। एक तरफ अगर व्यंजन आ जाएगी, जोड़ से पहले व्यंजन है तो बाद में व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी हो सकता है। पहले अगर स्वर है तो बाद में व्यंजन होगा, तो ऐसी स्थिति में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आमतौर पे हमने कैसे जाना इसको कि भाई यहाँ भी हमने स्वर लगाया, यहाँ भी हमने स्वर लगाया और यहाँ भी हमने स्वर लगाया। फर्स्ट को छोड़ दो, यहाँ साथ में व्यंजन भी लगा दो और यहाँ भी व्यंजन लगा दो, व्यंजन लगा दो। अब यहाँ अगर हम देखते हैं तो जो संधि है उसका नाम लिखते जाओगे। भाई सबसे पहले स्वर संधि है, उसके बाद में व्यंजन संधि है और उसके बाद में जैसे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो एक परिभाषा तो हमारे सामने वो बन करके तैयार हो जाती है। और कैसे बनाएंगे इसको कि स्वर के बाद स्वर आने पर स्वरों में हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर व्यंजन में हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस आधार पे हम इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद की स्थिति है कि भाई एक नियम और बनता है इसमें, तो उसमें आप ये बना ले कि स्वर के बाद स्वर आने पर स्वरों में हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, किंतु स्वर के बाद व्यंजन आने पर व्यंजन में परिवर्तन होता है। यानी यहाँ पे अगर व्यंजन आ गया कि स्वर के बाद, हम कह सकते हैं कि स्वर के बाद अगर व्यंजन आ गया, व्यंजन अगर आ गया तो इस स्थिति में दोनों तरफ स्वर नहीं है, यानी दोनों तरफ स्वर होना जरूरी है। स्वर है तो स्वर संधि है। अगर एक तरफ व्यंजन आ गया तो
उस स्थिति में व्यंजन संधि है। अब परिवर्तन व्यंजन में होना जरूरी है, क्योंकि स्वर संधि परिवर्तन स्वर में ही करेगी, व्यंजन संधि परिवर्तन व्यंजन में ही करेगी, विसर्ग संधि परिवर्तन विसर्ग में ही करेगी, क्योंकि नहीं तो स्वर संधि होगी नहीं। स्वर संधि कहाँ, जहाँ स्वर में परिवर्तन है। व्यंजन संधि कहाँ, जहाँ व्यंजन में परिवर्तन है। विसर्ग संधि कहाँ, जहाँ विसर्ग में परिवर्तन है। तो जैसे जैसे जो परिवर्तन होता जाएगा वैसे वैसे इस संधि का नाम है वो पड़ता जाएगा। अब स्वर के बाद स्वर आने पर कौन सी संधि होती है, स्वर संधि। और स्वर के बाद अगर व्यंजन आ गया तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। कोई ये कहे कि स्वर के बाद विसर्ग आ गया तो कौन सी संधि होगी, ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि विसर्ग तो पहले आता है। तो इस आधार पे हम परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं बना सकते हैं। अब जैसे मान लो ये तो परिभाषा की बात हुई। अब जैसे शब्द वो दे देता है, शब्द देने के बाद में हम पहचान कैसे करें कि भाई इसमें स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है, उसकी पहचान करना भी जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि भाई एक शब्द आया हमारे सामने, कोई भी शब्द लो, जैसे सस जोड़ अंक शब्द आ गया, सस जोड़ अंक शब्द आ गया। एक शब्द जैसे हमारे सामने आ गया अभी जोड़ शेख शब्द आ गया, शेख। एक जैसे मान लीजिए हमारे सामने आ गया शब्द वी जोड़ सम आ गया, सम। एक जैसे मान लीजिए हमारे सामने शब्द आ गया कि उत जोड़ भव। ध्यान रहे, हिंदी में उत होता है, संस्कृत में उद होता है, उत जोड़ भव। एक शब्द हमारे सामने आ गया कि नी है जोड़ कान, और उसने ये कहा कि किसमें स्वर संधि है, किसमें व्यंजन संधि है, किसमें विसर्ग संधि है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए इजी जी है, वो तो हमने जान लिया कि भाई यहाँ विसर्ग आने के कारण संधि है, वो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। यहाँ अगर हम देखें कि भाई आधा आ गया तो व्यंजन है, क्योंकि आधा आते ही व्यंजन होता है, स्वर उसमें गायब होता थी, इसका नाम व्यंजन संधि हो गया, व्यंजन संधि। और जब बच्चे को ज्ञान नहीं होता तो इनमें थोड़ी सी मिस्टेक है वो होने की संभावना होती है कि भाई इसमें कौन सी होगी, इसमें कौन सी होगी, इसमें कौन सी होगी। तो उस स्थिति में आपको ये जानना है कि विच्छेद से पहले अगर कोई भी वर्ण आया है वो पूर्ण है, पूरा है। कोई भी वर्ण आया वो पूरा, जैसे क आया वो पूरा है साहब, च आया वो पूरा है, ए आया वो पूरा ही है, क्योंकि स्वर अपने आप में पूरे होते हैं। न आया वो पूरा है, मान लीजिए नी आया वो भी पूरा है, मान लीजिए नी नया नू आया वो भी क्या है, पूरा। मान लीजिए सु आ गया तो पूरा है साहब, और मान लीजिए पो आ गया तो भी ये क्या है, पूरा। पूरा वर्ण अगर कभी भी आता है तो ध्यान रहे, पूरा वर्ण आने पर, यानी पूर्ण वर्ण आने पर, पूर्ण वर्ण अगर आएगा तो हमेशा स्वर ही होगा। तो यहां भी पूरा वर्ण, यहाँ भी पूरा वर्ण है, यहाँ भी पूरा वर्ण है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी जोड़ से पहले स्वर है, यहाँ भी जोड़ से पहले स्वर है, और यहाँ भी जोड़ से पहले स्वर है। अब बात करते हैं बाद की। तो पहले अगर पूरा आएगा स्वर है तो स्वर है। फिर उसके बाद में अगर देखते हैं कि विच्छेद के बाद में अगर स्वर आए तो ही स्वर है। विच्छेद के बाद में अगर स्वर आए तो ही स्वर है। अगर व्यंजन आ गया, व्यंजन चाहे वो पूरा आए, पूर्ण, या फिर आधा, चाहे वो पूरा आए या आधा आए, ऐसी स्थिति में वहां व्यंजन ही है। तो यहां अगर देखते हैं तो साहब ये तो स्वर है, तो बाद में स्वर है साहब। और यहां अगर देखते हैं तो यहां स्वर नहीं है लेकिन व्यंजन पूरा है। तो पूरा हो चाहे कुछ भी हो, स्वर नहीं है, व्यंजन है। यहां भी अगर देखते हैं तो पूरा है लेकिन स्वर नहीं है, तो व्यंजन है। अब मैंने कहा था कि एक तरफ अगर व्यंजन आ जाएगा तो संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। तो ये दो व्यंजन के उदाहरण हो गए, और एक किसका हो गया, स्वर का हो गया। कुछ शब्दों में और चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोग हैं वो सही बता पाते हैं, कितने लोग जैसे इसको समझ नहीं पाए हो। एक बार फिर चर्चा कर रहा हूं। स्वर संधि में जोड़ से पहले भी स्वर होता है, जोड़ के बाद में भी स्वर होता है। व्यंजन संधि में एक तरफ व्यंजन आना चाहिए, दोनों तरफ आता तो वैसे ही व्यंजन है ही। एक तरफ अगर व्यंजन आएगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी। और विसर्ग संधि में जोड़ से पहले विसर्ग का निशान है या चिन्ह है या सिंबल, वो आना जरूरी है।
जोड़ से पहले अगर पूर्ण वर्ण है, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो स्वर ही है। लेकिन जोड़ के बाद यानी विच्छेद के बाद स्वर है तो ही स्वर है, व्यंजन चाहे पूरा या आधा कोई भी होगा, व्यंजन ही होगा। फिर उसके बाद में हमने ये जाना था कि भाई कौन से शब्दों में कौन सी संधि है, कैसे उसकी पहचान करनी है। तो संधि विच्छेद दे रहे हैं, उस संधि विच्छेद के आधार पे आपको बताना है। मान लीजिए अपने सामने शब्द आया सही जोड़ इका शब्द आ गया। मान लीजिए अपने सामने शब्द आया नी जोड़ इष्ठा शब्द आ गया। मान लीजिए अपने सामने शब्द आया कि युधि जोड़ स्थिर शब्द आ गया। मान लीजिए अपने सामने शब्द आया अनु जोड़ स्थान शब्द आ गया, स्थान। मान लीजिए हमारे सामने शब्द है वो आकर के बैठ गया वधु जोड़ उल्लास शब्द आ गया, उल्लास। और मान लो हमारे सामने शब्द है वो आकर के बैठ गया पुनः जोड़ उत्थान शब्द आएगा, उत्थान। मान लीजिए हमारे सामने शब्द आ गया कि दुह जोड़ व्यवहार शब्द आ गया, व्यवहार। एक बार इन पे अभ्यास कर लेते हैं। अब सीधा सामने जाना कि जोड़ से पहले पूरा है स्वर है, यहाँ भी स्वर, यहाँ भी जोड़ से पहले स्वर है, और यहाँ भी अगर देखते हैं तो पूरा है तो स्वर है, यहाँ भी अगर देखते हैं तो जोड़ से पहले स्वर है। यहाँ अगर देखते हैं कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि विसर्ग का नाम दे रखा, तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी, विसर्ग। इनकी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ ध्वनि को पहचानने की कोशिश करते हैं, वर्ण को पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ अगर देखा ई है, ई स्वर है, सब स्वर। यहाँ अगर देखते हैं तो आधा स है, तो अपने आप ही आप जानते हो कि व्यंजन है। सीधा उत्तर कभी नहीं देना, चाहे वो कंपटीशन की कोई एग्जाम देते हैं, नवोदय वगैरह किसी की भी एग्जाम देते हैं, कोई रीट वगैरह किसी की भी एग्जाम अगर देते हो, तो उसमें सीधा प्रश्न है तो उसका सीधा उत्तर नहीं देना, क्योंकि अभ्यास उसके ऊपर या फिर जैसे प्रैक्टिस थोड़ी बहुत उसके ऊपर जरूर करोगे, यानी रफ कार्य आपको करना जरूरी है। नहीं तो स्थितियां ये होंगी बाहर आने के बाद में, एग्जाम होल के बाद आप यही कहोगे आते हुए गलत हो गया। अब जैसे मान लीजिए स है वो आधा है व्यंजन है। यहाँ भी अगर देखते हैं तो ऐसा लग रहा हो कि मात्रा है, ये मात्रा नहीं है, ये ध्वनि वो अलंत है। क्योंकि ई की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जितनी अलंत ध्वनियां होती है उससे पहले आकर के इसकी मात्रा है वो लगती है। तो ऐसी स्थिति में ये अलंत है, आधा है, तो यहाँ भी साफ व्यंजन है। और यहाँ अगर देखते हैं तो अपने आप ही आधा दिखाई दे रहा, तो यहाँ भी साफ व्यंजन है। और यहाँ अगर देखते हैं तो ऊ हमारे सामने स्वर है, तो दोनों तरफ स्वर अगर आए हैं स्वर संधि हो गई, स्वर संधि। यहाँ एक तरफ व्यंजन आ गया, संधि कौन सी हो गई, व्यंजन हो गई। और यहाँ भी संधि कौन सी हो गई, व्यंजन हो गई। यहाँ भी संधि कौन सी हो गई, व्यंजन, क्योंकि एक तरफ व्यंजन आ गया। और यहाँ अगर देखते हैं तो दोनों तरफ स्वर है, दोनों तरफ स्वर है, तो संधि कौन सी हो गई, स्वर संधि हो गई। तो इस आधार पे हम संधि की पहचान है वो पहचान करेंगे। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम आगे बढ़ते हुए स्वर संधि है उसके बारे में जानेंगे, उसके भेदों के बारे में जानेंगे। फिर व्यंजन संधि है उसके बारे में जानेंगे, उसके भेदों के बारे में जानेंगे। तो इस तरीके से क्रमशः हम आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।